नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्नों के आने की संभावना रहती है। तो आज हम लोग भाग 3 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भारत के संविधान के द्वारा भाग 3 में यहाँ के नागरिकों को उनके हकों के लिए, उनके राजनीतिक उद्देश्यों की उसको सुनिश्चित करने के लिए जो राइट्स दिए गए, जो मौलिक अधिकार दिए गए, मूल अधिकार या जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, आज उसके बारे में हम लोग यानी भाग 3 के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है मौलिक अधिकार और कैसे कैसे हमारे संविधान में, संविधान सभा के द्वारा भाग 3 में जो मौलिक अधिकार को दिया गया, इसके विकास की क्या प्रोसेस रही है, क्या कहानी रही है, कैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को जो है वो लाया गया। तो इन तमाम बातों को, फिर भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, विश्व में सबसे पहले मौलिक अधिकार किस देश ने प्रदान किया, तो इन तमाम बातों को हम लोग बहुत ही समग्रता देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी आपके कॉन्सेप्ट के लिए और बहुत ही समग्रता के साथ आप सारे फैक्ट्स को या जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो उसको समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो थोड़ी सी एक परिचय की मौलिक अधिकार के बारे में। तो सामान्यतः आप देखेंगे कि अगर हम अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो कई तरह के अधिकार होते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार जिसको हम नेचुरल राइट्स कहते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स है, मानव होने के नाते हमारे कुछ अधिकार हैं जिसको हम मानव अधिकार या मानवाधिकार के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो संवैधानिक रूप से मान्य होते हैं, जिसको हम संवैधानिक अधिकार यानी विधिक अधिकार भी कहते हैं, लीगल राइट्स कहा जाता है उसको। और कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो मूल होते हैं, जो संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, उनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो एक बार देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम अधिकारों की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकार जो है वो सामान्यतः, आप देखिए, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स का मतलब होता है कि इस प्रकृति में ये अधिकार केवल मनुष्यों को ही नहीं मिला है, प्राणी मात्र को, कोई भी प्राणी है उनके कुछ अधिकार हैं, जैसे भोजन का अधिकार, ये न केवल मनुष्यों का अधिकार है, पशु पक्षियों के अधिकार है, जैसे सांस लेने की अधिकार। मतलब इस प्रकृति में अगर कोई जीव है, उसको इस प्रकृति ने जो राइट्स दिए हैं, उस अधिकार को हम कहते हैं क्या चीज? प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स, जो सभी जीवों को प्राप्त है, न केवल मनुष्यों को बल्कि प्राणी मात्र को प्राप्त है, उस अधिकार को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक अधिकार। जैसे हम कह सकते हैं कि भोजन का अधिकार, ये सभी प्राणियों का अधिकार है, भोजन का अधिकार। जैसे जीवित रहने का हक, जीवित रहने का अधिकार। आप जैसे कह सकते हैं सांस लेने का अधिकार। मतलब अगर आप किसी जीव के साथ भी कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं जो आपत्तिजनक हो, तो हम लोग कहते हैं कि पशु पक्षियों के प्रति हम संवेदनशील नहीं हैं, हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह अगर आप देखें मानव अधिकार, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है, ह्यूमन राइट्स जिसको कहते हैं। आज दुनिया के हर देशों में मानव अधिकार के लिए लड़ने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और सबसे अहम चीज है कि आप अगर आधुनिक समय में इसको देखने का प्रयास करेंगे तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुई 1939 से 1945 तक, जो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलती है, उस युद्ध के बाद लोगों ने उस युद्ध की विभीषिका को जब झेला, उस युद्ध के बाद ये महसूस किया गया कि नहीं, हमें एक शांति के लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता है। और आप तब देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। तो आप देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ये घटना है, 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। ये बहुत ही अहम तिथि है क्योंकि कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कब किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की घोषणा जो है वो आपको 10 दिसंबर 1948 को किया,
और ये आपको हर देश के लिए बाद में आप देखिएगा कि उन मानव अधिकारों को लागू करने के लिए हर देश पर एक प्रेशर होता है। आज हमारे देश में भी आप देखिएगा कि मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। हालांकि हमारे देश में मानवाधिकार आयोग का गठन 1992 के आसपास जाके उसका गठन हो पाता है, लेकिन ये दुनिया के हर देश, उनके सरकार पर एक प्रेशर होता है कि आप मानव अधिकारों को सुनिश्चित करें। खास करके संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की एक घोषणा प्रस्तुत की और उसके बाद से आप देखिएगा कई सारे देशों में मानवाधिकार आयोग को वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया, संवैधानिक संस्था का अधिकार दिया गया। हमारे देश में भी बहुत लंबी मांग ये चल रही है कि यहाँ पे मानवाधिकार आयोग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाए, एक संवैधानिक संस्था बनाया जाए, ताकि वो मानव अधिकारों को बेहतर ढंग से उसकी रक्षा कर सके। हालांकि हमारे यहाँ मानवाधिकार आयोग अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय के दायरे में नहीं आती है। तो मानव अधिकार में आप देखिएगा ये वो अधिकार है जो किसी देश की सीमा में नहीं बंधे हुए हैं। मतलब आप किसी भी आप कहीं भी चले जाए, हम भारत के हैं लेकिन हम किसी दूसरे मुल्क में भी चले जाए, तो कम से कम हमारे जो कुछ मिनिमम राइट्स हैं जो मानव होने के नाते हमें मिले हैं, वो राइट्स हमें मिलने ही चाहिए। ये एक ऐसा अधिकार है जो किसी देश की सीमाओं से नहीं बंधा होता है या देश के संविधान के द्वारा नहीं दिए गए हैं। मानव होने के नाते जो हमारे राइट्स हैं, उस राइट्स को ही हम लोग मानवाधिकार कहते हैं, मानव अधिकार कहते हैं। मेनली यहाँ पे हम फिर दोहरा रहे हैं कि ये वो अधिकार है जो किसी देश की या किसी राष्ट्र की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है, कहीं भी हमें वो अधिकार प्राप्त होते हैं। और तीसरा जो है वो है मौलिक अधिकार, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, ये वो अधिकार है जो किसी राज्य के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, व्यक्तियों को या नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, उसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसका सोर्स जो है वो है क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूशन। उसका सोर्स जो है वो है संविधान, राज्य है। मतलब ये वो अधिकार है जो राज्य प्रदान करते हैं, संविधान के द्वारा प्रदान होते हैं। मतलब ये राज्य की सीमाओं से बंधा हुआ अधिकार है। जैसे हमारे देश में भी देखिएगा कि बहुत सारे अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों को मिले हुए हैं, लेकिन कुछ विशेष फंडामेंटल राइट्स जो है वो केवल हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि प्रकृति में सभी प्राणियों के लिए कुछ अधिकार है, उसको हम लोग नेचुरल राइट्स कहते हैं। और मानव होने के नाते जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं उसको हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। और जो राज्य के द्वारा अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जो संविधान के द्वारा, चाहे वो लिखित रूप में हो या अलिखित रूप में हो, जब वो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे देश में भी आप देखिएगा कि मौलिक अधिकार को कहां पर, संविधान के भाग 3 में रखा गया है। और संविधान के भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 3, जहां पे आप देखेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हम एक एक आर्टिकल की बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक ना। हम सिलसिलेवार ढंग से इस क्लास को, मेरी कोशिश रहेगी कि फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको इस चैनल पे मिल जाए। तो हम लोग एक एक आर्टिकल्स की बहुत ही समग्रता से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि भाग 3 जो है, जहां पे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है इसको मैग्ना कार्टा? क्या कारण है कि इसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं? यह हमारे संविधान का एक बहुत ही अहम पार्ट है और इसके मैग्ना कार्टा कहने की भी वजह है, तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और इस बात को हम समझ सकते हैं, सबसे पहले आप अगर ये समझ लें कि पहली बार किसी राज्य के द्वारा लोगों को अधिकार देने का प्रारंभिक प्रयास कैसे किया जाए, तो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर हम मैग्ना कार्टा को समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले ब्रिटेन के राजा के द्वारा, वहां के जो सामंत थे, उनके प्रेशर के बाद
बहुत ही ज़्यादा उन आंदोलन की तरह उन्होंने सम्राट पर जो है वो प्रेशर बनाया, नागरिकों को कुछ अधिकार देने की बात कही। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि 13वीं शताब्दी में अगर आप एग्जैक्ट डेट को देखें तो 15 जून 1215 ईस्वी में, 15 जून 1215 ईस्वी में, ठीक ना। कम से कम ईस्वी हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि कभी कभी आपसे ये पूछे जा सकते हैं। तो 1215 ईस्वी में टेम्स नदी के किनारे पर रनीमीट में हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये संधि जो है, जो जिसमें ये कहा गया था कि ये पहला लिखित दस्तावेज है ये, और ये संधि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये उस समय सम्राट कौन है, किंग जॉन। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि पहली बार राज्य ने अपने व्यक्तियों को कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए, वो कहाँ का सम्राट और कौन था, वो शासक कौन था, कब प्रदान किया गया, किस देश के द्वारा प्रदान किया गया। तो यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहली बात ब्रिटेन के सम्राट जो थे कौन, किंग जॉन, किंग जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में एक आपको अधिकारों की एक लिस्ट पर हस्ताक्षर किए गए। और ये जो हस्ताक्षर किए गए थे, इस हस्ताक्षर में आप देखिएगा कि चूंकि ये पहला ऐसा प्रयास था जहां पे व्यक्तियों को लिखित रूप में जो है वो कुछ अधिकार दिए गए, इसीलिए इसको मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। इसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहा गया। हमारे यहाँ भी जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद संविधान सभा ने तय किया कि हम देश के नागरिकों को या व्यक्तियों को हम जो है कुछ अधिकार देंगे, राइट्स देंगे। और उस राइट्स को हमने भाग 3 में, चूंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ तो एक लंबी चौड़ी बहस की विषय थी कि आखिर हम अपने नागरिकों को कौन से राइट्स प्रदान करेंगे। तो तत्कालीन परिस्थितियों में देश के सामने कई सारी चुनौतियां थी। देश जो है वो आजादी के बाद विभाजन की त्रासदी को झेल रही थी, आर्थिक स्थिति देश की बहुत अच्छी नहीं थी, सांप्रदायिक तनाव की स्थिति थी। तो कई सारी चुनौतियां थी हमारे देश के सामने। और उस स्थिति में देखिएगा कि जो देश के राजनीतिक पंडित थे, जो संविधान सभा में जो लोग थे, उन्होंने तय किया कि वो कुछ अधिकार जो बहुत ही आवश्यक हैं, जो हम अपने देश के नागरिकों को देने ही हैं, तो उन अधिकारों को भाग 3 में रखा गया। और कुछ ऐसे अधिकार जो तत्कालीन परिस्थितियों में देने संभव नहीं थे, लेकिन ये संविधान सभा के द्वारा ये माना गया कि ये अधिकार मिलने चाहिए जनता को, लेकिन उन परिस्थितियों में इसको लागू करना या देश के नागरिकों को अधिकार प्रदान करने आसान नहीं थे। तत्कालीन परिस्थितियां अलग थी, उस समय की चुनौतियां अलग थी। तो ये कहा गया कि ऐसे जो राइट्स हैं उसको राज्य देने का प्रयास करेगा, जब समय आएगा और अच्छी स्थिति में देश पहुंचेगी तो उन अधिकारों को भी प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। उसको रखा गया भाग 4 में। तो संविधान सभा ने जिन अधिकारों को उस समय प्रदान किया वो भाग 3 में रखे गए, जो मैग्ना कार्टा कहलाया। और जिन अधिकारों को उस समय लागू करना, उस रूप में लागू करना जो है वो संभव नहीं हो पाया तत्कालीन परिस्थितियों में, उसको भाग 4 में रखा गया। इसीलिए जब आप देखिएगा कि हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वहां पे देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक तरह से राज्य को निर्देशित करते हैं, उसको देखकर ही वो अपने किसी योजना का निर्माण करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं। ये तमाम चीज आप देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंकित है। तो फिलहाल हम लोग भाग 3 में है। इसके बाद आप देखिएगा कि इंग्लैंड के बाद जो फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, आप देखिएगा वहां के शासक थे लुई 16वां। लुई 16वां जिस समय वहां के फ्रांस के शासक थे, उन्हीं के समय में फ्रांस की क्रांति होती है। और आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रांति के बाद लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। किस कदर का वो जन आंदोलन होगा, यहाँ वहां के जनता ने किस तरह की क्रांति की होगी कि फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को फांसी दिया गया। और फांसी देने के बाद वहां के लोगों के अधिकार सुनिश्चित किए गए, कुछ राइट्स दिए गए। तो ये दूसरा अहम चीज है, पहला बिंदु हो गया ब्रिटेन में। और दूसरा आप समझ सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद 1789 ईस्वी में वहां के जो शासक थे, वहां के जो सम्राट थे लुई 16वां, उसको फांसी दे दिया गया और वहां के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि आधुनिक युग में सबसे पहले किस देश ने लोगों को जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो अधिकार जो है वो प्रदान करने की कोशिश किया जाए।
तो आधुनिक युग में सबसे पहले जनता के मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका के संविधान में दिए गए, ठीक ना। और इसको कहा गया बिल ऑफ राइट्स, इसको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ठीक ना। और देखिएगा कि बिल ऑफ राइट्स को 1789 ईस्वी में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया, लेकिन इसको लागू किया गया 1791 ईस्वी में। तो ये प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि अमेरिकी संविधान में पहली बार मौलिक अधिकार जो लाए गए तो कब पारित किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस जो है इस बिल ऑफ राइट्स जो है उसको 1789 में जो अमेरिकी कांग्रेस है उसने पारित किया, लेकिन इसे लागू किया गया 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में से लागू कर दिया गया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, जेम्स मैडिसन, इन्हीं के द्वारा वो बिल ऑफ राइट्स को तैयार किया गया था। इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं कि मौलिक अधिकारों के विधेयक का प्रथम सृजनकर्ता कहते हैं, प्रथम जन्मदाता कहते हैं उसको। अगर जैसे अभी आप देखे थे कि माने मूल अधिकारों की जननी जो है वो, अगर हम किसी दस्तावेज को समझेंगे तो वो कहाँ पे था? जो इंग्लैंड में आपने देखा था, मैग्ना कार्टा। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं जो मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाए, किसे कहा जाता है, तो ये नाम एकदम ध्यान रखेंगे हम लोग। जेम्स मैडिसन जो है ये अमेरिका के थे और इन्होंने ही बिल ऑफ राइट्स को तैयार किया था। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों के विधेयक का प्रथम सृजनकर्ता कहते हैं। तो दो तीन बात यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि पहली बात कि आधुनिक युग में सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान के जरिए लिखित रूप में देश के नागरिकों को या व्यक्तियों को कुछ अधिकार सुनिश्चित किए, तो अमेरिका था। और हम जब भारत के संविधान को पढ़ रहे होते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। तो हमारे देश में भी मौलिक अधिकार अमेरिका से ही लिए गए हैं। तो ये ध्यान रहेगा कि पहली बार जो है वो आधुनिक समय में वो संविधान के जरिए लिखित रूप में अपने देश के नागरिकों को या अन्य व्यक्तियों को जो अधिकार जो है वो बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से जो जेम्स मैडिसन ने तैयार किया था, तो उनको पारित किया गया अमेरिका के कांग्रेस के द्वारा 1789 ईस्वी में, और 1791 ईस्वी में उसको लागू कर दिया गया, ठीक है। और वही बात अगर देखेंगे तो जर्मनी के ह्यूमर संविधान में अगर आप देखें, जो जर्मनी के संविधान का नाम है, तो ह्यूमर संविधान में इसको 1919 ईस्वी में लागू किया गया। आयरलैंड में 1922 ईस्वी में लागू किया गया। जबकि आप रसिया में देखेंगे, हालांकि रसिया में बोल्शेविक क्रांति आप पढ़ते हैं, 1917 में बोल्शेविक क्रांति हो चुकी है। लेकिन जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों को उन्होंने 1936 में अपनाया है। कम से कम हम अमेरिका में मौलिक अधिकारों को कब प्रदान किया गया संविधान के जरिए, इस बात को एकदम निश्चित रूप से ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अहम चीज है। और हमारे देश में भी, भारत में, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से ही लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के एग्जामिनेशन हो या जो बड़े लेवल के पीसीएस लेवल के जो एग्जामिनेशन है, तो इन प्रश्नों की प्रोबेबिलिटी जो है आने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि भारत के संविधान में कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स लाया गया, भारत में मौलिक अधिकारों का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे कि पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार की मौलिक अधिकारों के बारे में कोई विधेयक कब लाया गया। तो पहली बार हमारे देश में 1895 ईस्वी में जो बहुत ही प्रसिद्ध एक चरमपंथी नेता थे हमारे देश के, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा एक स्वराज विधेयक लाया गया था 1895 ईस्वी में, ठीक ना। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्वराज विधेयक लाया गया, जिसको हम लोग संविधान विधेयक के भी नाम से जानते हैं। तो ये विकल्प भी आपको दे दिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि पहली बार मौलिक अधिकार जो है भारत में वो कब मांग की गई, किस विधेयक के द्वारा। तो अगर विधेयक का नाम पूछ लिया जाए तो उसको हम लोग स्वराज विधेयक कहेंगे या संविधान विधेयक कहेंगे।
और पहली बार ये लाया गया था 1895 ईस्वी में। कभी कभी आपको नाम पूछ लिए जाएंगे किनके द्वारा, तो तिलक जी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये लाया गया था। तो यहाँ पे तो 3 क्वेश्चन बन गए इस लाइन में। उसके बाद आप देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अलग अलग क्वेश्चन है कि आपको जैसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहली बार कब मांग किया, ये अलग क्वेश्चन हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों का मसला उठाया गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार को पहली बार पारित किया गया, तो फिर ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अक्सर हम लोग प्रश्नों को पढ़ नहीं पाते हैं और उस चक्कर में हम अपने 1 नंबर गवा लेते हैं। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां पे आपके माइंडसेट को रीड किया जाता है, वो समझ रहे होते हैं जो कि आयोग इस बात से भली भांति परिचित होते हैं कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं, और इसीलिए उनके जो विकल्प होते हैं, प्रश्न पूछने का जो अंदाज होता है वो भी थोड़ी अलग तरह से होती है। तो अगर हम व्यापकता के साथ, समग्रता के साथ पढ़े हैं, चीजों को बेहतर ढंग से पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। लेकिन अगर हम जल्दबाजी दिखाते हैं, समग्रता से नहीं पढ़ते हैं, तो ऐसे स्थिति में संभावना बनी रहती है कि हम प्रश्नों के सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे इसको सावधानी से देखिएगा। अगर हमसे ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो सबसे पहले 1917-19 में जो है कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी, लेकिन कोई लिखित मांग नहीं थी, कांग्रेस के द्वारा ये मांग की गई थी। फिर देखिएगा 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट, जो एक आयरिश महिला थी, आप लोग जानते ही होंगे एनी बेसेंट के बारे में कि ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता भी थी। अगर आप एनी बेसेंट को देखती हैं तो ये क्या, कौन थे, ये एक आयरिश महिला थी। आप पढ़ेंगे इन्हीं के बारे में कि 1916 ईस्वी में एक बहुत ही अहम आंदोलन था इनके द्वारा, होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन। और ये हमारे देश में जो ये एक महत्वपूर्ण पार्टी थी जिसके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जो कांग्रेस का गठन हुआ था 1985 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। देखिएगा एनी बेसेंट उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये सारे कुछ हिस्ट्री के बात हो गए, ऐतिहासिक बातें हो गई। हम लोग उधर इतिहास के क्लास की तरफ नहीं जाएंगे। अभी हम लोग राजनीतिक व्यवस्था को समझने का, राजनीतिक विज्ञान को, खासकर फंडामेंटल राइट्स को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इस बिल का नाम बहुत बार पूछा गया। इस बिल को अगर आप देखिएगा तो कई दफे इस बिल का नाम आपसे पूछा गया है कि एनी बेसेंट के द्वारा किस बिल में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था। इसी बिल के माध्यम से एनी बेसेंट ने 1925 ईस्वी में मौलिक अधिकार की मांग की थी। पहली बार 1895 ईस्वी में आप देखेंगे कि स्वराज बिल के माध्यम से मौलिक अधिकार की मांग तिलक ने किया। फिर 1917-19 में देखेंगे कि कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की। 1925 में जब आप आएंगे तो आयरिश महिला जो थी एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रह चुकी थी 1917 के अधिवेशन में, तो वहां पे आप देखिएगा कि इन्होंने 1925 ईस्वी में जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में आपको मौलिक अधिकारों की मांग की थी। ये महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस के अधिवेशन की जब चर्चा होती है तो हम लोग अक्सर फंस जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग कि 1927, 28 और 31 ये तीनों महत्वपूर्ण चीज है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार को लाया गया, तो किस अधिवेशन में, तो वहां पे 1927 का मद्रास अधिवेशन होगा जहां पे मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी कांग्रेस के अधिवेशन में। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों को जो है वो पारित किया, उसकी मांग को कांग्रेस ने पारित किया। तो वो कराची अधिवेशन था जो 1931 का अधिवेशन था आपको, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, जो आप जान ही रहे हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये कि किस अधिवेशन में, तो 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो मूल अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया था। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 1928 ईस्वी में जो जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे मोतीलाल नेहरू, उस मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपको नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था।
और नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। कभी कभी आपको पुटिंग करने के लिए दे दिए जाएंगे कि कैसे कैसे मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, तो बड़ी आराम से हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक बार आप दोहराने का प्रयास कीजिए कि 1895 में पहली बार स्वराज बिल के माध्यम से बीजी तिलक ने मौलिक अधिकार की बात उठाई थी। फिर कांग्रेस के द्वारा 1917-19 के दौर में आप देखिएगा कि मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और बाद में फिर देखिएगा कि यहाँ पर 1925 में जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होने का भी जिनको गौरव प्राप्त है, एनी बेसेंट, जो आयरिश महिला थी, उनके द्वारा कॉमनवेल्थ बिल जो लाया गया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, इस बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में उन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी। फिर 27 में देखते हैं कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, 28 में देखते हैं मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उस नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। और फिर हम देखेंगे कि 1931 ईस्वी में जो कराची अधिवेशन था, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान रखेंगे। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकार की मांग को न केवल उठाया बल्कि उसे पारित भी किया। कांग्रेस में इसे पारित किया गया। इसके बाद अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो 1931 में ही आपको याद होगा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में है, फिर 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपको देखिएगा 32 में है। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया था, क्योंकि आप ध्यान दें कि उस समय हमारे देश में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, वो चल रही है। महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जब दांडी तट पर नमक कानून को भंग करके महात्मा गांधी जो है वो नमक कानून को भंग करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं वहां पर, तो आप देखिएगा कि उस समय कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसका बहिष्कार किया। उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से दमन का चक्र चलाया गया सरकार के द्वारा, लगभग 90,000 लोगों को कैद कर लिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, और एक प्रेशर बनाई गई इरविन के द्वारा गांधी जी पर कि आप वार्ता के लिए आइए, ठीक ना, हम आपको सहूलियतें प्रदान करेंगे, आप आंदोलन का रास्ता छोड़े। तो देखिएगा कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, जो काफी विवादास्पद है, कभी हिस्ट्री के क्लास में डिटेल्स इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं, यहाँ से जाते हैं वो लंदन, ठीक है। वहीं पे आप देखिएगा विंस्टन चर्चिल के द्वारा उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा गया था। तो वहाँ जाते हैं, हालांकि उस गोलमेज सम्मेलन में सफल नहीं रह पाते हैं, वो सम्मेलन वार्ता जो है वो सफल नहीं हो पाती है। लेकिन वहाँ पर भी गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी महात्मा गांधी के द्वारा, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। फिर आप देखिएगा कि इसके बावजूद 1934 ईस्वी में जब सरकार की संयुक्त संसदीय समिति जो है उसने इस मांग को अस्वीकार कर दिया। 1931 में आप देख रहे हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने इस मसले को उठाया, लेकिन सरकार की जो संयुक्त संसदीय समिति थी जो कानून बनाने का काम करती थी, जो आप देखिएगा अधिनियम जिनके अनुशंसा से अधिनियम आते थे, तो सरकार की जो संयुक्त संसदीय समिति थी उन्होंने 1934 में हमारे मौलिक अधिकार की तमाम मांग को खारिज कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि आप देखिएगा कि 1935 में जब भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकार के मांग को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से है। आपसे सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से लिया गया है, तो भारत के संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। लेकिन मौलिक अधिकार भारत शासन अधिनियम 1935 में नहीं थे, अस्वीकार किया गया था 1935 में मौलिक अधिकार के मांग को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, इसको एकदम ध्यान पे रखेंगे। इसके बाद आप देखिएगा कि आजादी की जो एक अंतिम लड़ाई आप जिसको कहिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जाने वाला सबसे जो भीषण जन आंदोलन था, सबसे जो प्रभावी जन आंदोलन था, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को मजबूर कर दिया इस देश को छोड़ने के लिए, वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया।
और उस आंदोलन ने एक तरह से ब्रिटिश सत्ता को यहाँ से उखाड़ फेंका। देश की आज़ादी की पृष्ठभूमि जो है वो एक तरह से जो है भारत छोड़ो जो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा तैयार कर दी गई। और उसके बाद अब ये औपचारिकताएं बाकी थी, हमारी देश जो है वो आज़ादी की तरफ बढ़ रही थी, संविधान निर्माण की बात चल रही थी। आप देखिएगा 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारा संविधान बनता है। कैसे कैसे हमारा संविधान बनता है उसकी एक विस्तृत वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से आप उस क्लास को देखें, काफ़ी उपयोगी क्लास होगी आपके लिए। और अगर वो क्लास आपको पसंद लगे, हमारे क्लास आपको अच्छे लगते हैं, तो जरूर इनको लाइक करें, अपनी टिप्पणी जरूर दर्ज करें, समय निकाल के अपनी बातों को रखें। और जो चैनल पे नए हैं, जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर अपडेट आपको समय समय पे मिलती रही। और आखिरी बात कि अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर जरूर करें। आपके सहयोग से, आपके प्यार और स्नेह से ये हमें एक नवीन ऊर्जा की प्राप्ति होती है और हम आपके सामने जो है और भी बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने जो है नए क्लास को लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आते हैं कि देखिएगा कि 1945 में जो है वो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो है ये एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, तेज बहादुर सप्रू। ये बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे, गांधी जी के बहुत ही निकटवर्ती नेता थे, गांधीवादी नेता थे। तो तेज बहादुर सप्रू जो है वो क्या करते हैं, मौलिक अधिकार को दिए जाने की एक वकालत करते हैं संविधान निर्माण के समय, संविधान सभा। और देखिएगा कि जब हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है, संविधान सभा का निर्माण किसके तहत होता है, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो आप देखिएगा कि जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे देश के संविधान सभा का निर्माण होता है, तो संविधान सभा में क्या किया जाता है, मूल अधिकारों के लिए एक समिति बनाई जाती है, मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के लिए। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल थे। तो मौलिक अधिकारों की समिति, इसमें जो मौलिक अधिकार की जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। और देखिएगा कि ये इतना महत्वपूर्ण मसला था, इतना इसमें बहस था, बहुत सारी बातें थी, जिसके कारण एक उप समिति भी गठित की गई थी मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए हैं कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, और मौलिक अधिकार के लिए जो उप समिति थी उस उप समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो उप समिति जो थे वो जेबी कृपलानी, इस बात को ध्यान पे रखेंगे, उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। यानी मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, इसके चेयरपर्सन आपको पटेल हो गए। और मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष अगर आप देखेंगे तो जेबी कृपलानी हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पे रखेंगे। और फिर आपको लंबी बहस हुई, जो आप जान ही रहे हैं कि हमारे देश का संविधान कैसे बना। लंबी बहस के बाद ये तय किया गया कि व्यक्तियों को, देश के नागरिकों को कुछ राइट्स जरूर मिलेंगे और होना भी चाहिए। देखिए आप कि पहले आप जब मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं या आप औपनिवेशिक काल से पहले अगर आप देखिएगा तो मिडाइवल हिस्ट्री में, तो वो क्या था, वहाँ पे राजा महाराजा रजवाड़ों का, राजशाही की तरह का कई सारे छोटे बड़े रियासत थे हमारे देश में, नवाबों का शासन था, राजाओं का शासन था। बाद में औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का शासन रहा। लेकिन इसके बाद हमारे देश जनतंत्र की तरफ जा रहा है, हमारे देश में डेमोक्रेसी लाया गया, लोकतंत्र लाया गया। और जीवंत लोकतंत्र का सबसे जो मूल खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है, वो है वहाँ के लोगों को कितने राइट्स मिलते हैं। यहाँ के लोगों के सपने थे, उनके उम्मीदें थे। नेहरू ने वायदा किया था कि आज़ादी के बाद हर आंख का आंसू पोंछ देंगे। तो तमाम अभिलाषाएं, तमाम उम्मीदें, जनता की आकांक्षाएं, उसको पूरा करना ही था संविधान सभा के द्वारा। और हमारे संविधान सभा ने एक बहुत ही बेहतरीन कार्य किया, वहाँ पर व्यक्तियों को, देश के नागरिकों को उनके राइट्स प्रदान किए, ठीक है।
और जो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का जो भाग 3 है, जिसको हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वहाँ पे मौलिक अधिकारों की को अनुच्छेद 12 से 35 तक उन्होंने दर्ज किया। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 31 में गोलमेज सम्मेलन में, 34 में इस मांग को अस्वीकार किया सरकार की संयुक्त समिति के द्वारा, फिर 35 में भारत शासन अधिनियम में नहीं थे, फिर तेज बहादुर शपरू ने संविधान सभा के समक्ष ये मांग रखी और संविधान सभा में मौलिक अधिकार के लिए 2 समिति हो गई, एक मौलिक अधिकार समिति, एक मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष पटेल हो गए और उप समिति के जेबी कृपलानी हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, उसकी विशेषताएं कैसी होती है। देखिए क्लास इतनी महत्वपूर्ण क्लास है कि जब आप किसी पीसीएस एग्जामिनेशन को देंगे, जब आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तब आपको इस क्लास की अहमियत पता चलेगी कि ये कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। क्योंकि वहाँ आप केवल फैक्ट से काम नहीं चला सकते हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, आप समझा पाएंगे, बता पाएंगे और एक छाप छोड़ पाएंगे अपने जो है वो आंसर शीट में, उत्तर पुस्तिका में, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। और वहाँ पर इन चीज़ों की अहमियत बहुत बढ़ जाती है कि आखिर फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, कैसी प्रकृति होती है। कई सारे आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति होती है, निषेधात्मक है, वो फोर्सेबल है, यानी अदालत के द्वारा परिवर्तनीय है, संरक्षणीय है, मौलिक अधिकार के सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है, संविधान प्रदत्त है। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी कॉन्सेप्ट को चेक कर लिया जाता है। और अगर आप समग्रता से गहराई में उतर कर नहीं पढ़ते हैं, तब जब आपकी लिटमस टेस्ट होती है उसमें आप फेलियर हो जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर हम कहेंगे कि ये क्लास अच्छी लगे तो इसे शेयर करना नहीं भूले, अधिक से अधिक लोगों तक इस क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। तो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यही आइए कि हमारे देश के संविधान में, मतलब भाग 3 की हम बात कर रहे हैं, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। तो हमारे देश के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें से कुछ अधिकार केवल देश के नागरिकों को उपलब्ध है। मतलब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल जो भारत का सिटीजनशिप जिसको प्राप्त है, जो भारत की नागरिकता को ग्रहण करता है, जो भारत के निवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, केवल उनको प्राप्त है। जबकि कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो न केवल भारत के लोगों को बल्कि दूसरे जो देश हैं वहां से आने वाले लोगों को भी प्राप्त है, मतलब सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो पहली विशेषता, हमारे देश की जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें से कुछ मौलिक अधिकार जो है वो देश के केवल देश के लोगों को प्राप्त है, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाएंगे आपसे, कोई अनुच्छेद आपसे दे दिया जाएगा कि कौन सा अनुच्छेद जो है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, देश के लोगों को प्राप्त कौन सा है कौन नहीं है, आपसे से पूछ लिए जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि मौलिक अधिकार में जितने भी अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक, देश के नागरिकों के लिए वो सारे अधिकार हैं। यहाँ पर हमारे भारतीयों के लिए, भारत के लोगों के लिए वो सारे अधिकार हैं, लेकिन विदेशियों को वो सारे अधिकार उपलब्ध नहीं है, ठीक ना। जैसे ये कुछ अधिकार हैं, आर्टिकल 15 हम आएंगे, हमने पहले भी कहा कि हम एक एक अनुच्छेद पे बहुत ही विस्तार से, बहुत ही समग्रता के साथ हम इस पे चर्चा करेंगे। जैसा आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे, जिसमें ये निषेधात्मक एक आर्टिकल है कि राज्य जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, मूल वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मतलब विदेशी अगर व्यक्ति आते हैं तो उनके जन्मस्थान के आधार पे उनके साथ भेदभाव हो सकती है, भारत के लोगों के साथ नहीं हो सकती। जैसे 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, अब देखते हैं सरकारी नौकरियों में अवसर की क्षमता दी गई है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता दी गई आर्टिकल 16 में। तो ये केवल देश के लोगों को प्राप्त है, केवल भारत के लोगों को प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि कल को होके कोई विदेशी आएगा वो भी ये कहेगा, दावा करेगा कि अनुच्छेद 16 में जो है वो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात की गई है तो वो क्षमता मेरे लिए भी है। नहीं, ये केवल देश के लोगों को ये जो अधिकार है, ये जो फंडामेंटल राइट्स है अनुच्छेद 16 का, वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 19
क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक ना। तो ये जो 19 के तहत जो भी आपको राइट्स मिलते हैं वो केवल इस देश के लोगों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। बोलने की, अभिव्यक्ति की, संघ बनाने की, धन एकत्र करने की, सम्मेलन करने की, जुलूस निकालने की, कुछ लिखने की, छापने की, प्रेस की स्वतंत्रता, ये तमाम बात आप इसमें पढ़ेंगे। तो ये किसके लिए है, केवल भारतीयों के लिए। आर्टिकल 29, 30 आप देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, 29, 30। तो ये जो सारे अधिकार हैं ये केवल आर्टिकल 15, मतलब आपको अगर ये याद रख लें कि ये केवल भारतीयों को है, यानी ये विदेशी को नहीं प्राप्त है। बाद बाकी अगर आप देखेंगे तो सबों को प्राप्त है, इस देश के लोगों को भी प्राप्त है और दूसरे देश के। अब जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल हम 20 की बात करेंगे, 21 की बात करेंगे। समानता का अधिकार है, विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता केवल भारत के लोगों को नहीं मिला हुआ है, अगर दूसरे देश का भी अगर कोई व्यक्ति है तो हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है हमारी कानून के समक्ष समता के अनुसार ही उसके साथ हम ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम विधि के समक्ष समता के अधिकार का उल्लंघन करेंगे। तो ध्यान ये रखना है हमको कि ये अधिकार केवल भारतीयों को है और बाद बाकी जो अधिकार है वो सबों को प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। तो यहाँ पे इन आर्टिकल को ध्यान रख लें, 15, 16, 19, 29 और 30। मतलब कि जाति, धर्म, जन्मस्थान, लिंग, अधिवास आदि के आधार पर भेदभाव, ये है लोक नियोजन में अवसर की समता, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये दोनों आपको शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से जुड़े हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए कि दूसरा क्या चीज है कि हमारे देश के मौलिक अधिकार ये असीमित नहीं है, ये असीमित नहीं है। असीमित नहीं है इसका क्या मतलब है, असीमित नहीं है इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि निर्बाधित है, इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा हमको मिला है, इस मौलिक अधिकार में कमी भी की जा सकती है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इस मौलिक अधिकार को हटाया भी जा सकता है। मतलब हमारी ये फंडामेंटल राइट्स असीमित नहीं है, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में उसको निलंबित भी किया जा सकता है, मौलिक अधिकार में कमी भी की जा सकती है, वृद्धि भी की जा सकती है, हटाया भी जा सकता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो असीमित नहीं है। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका हम कंपैरिजन करते हैं आपको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान ने वहाँ के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जब आप, मैं कई बार कहता हूँ कि जब आप PCS लेवल के एग्जामिनेशन की मेंस आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिएगा कि अमेरिका के संविधान से अगर हम भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स को कंपेयर करें तो क्या असमानता है। वहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो विशेष संरक्षणीय है, स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त है, उसको कटौती नहीं कर सकता है राज्य, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है राज्य। हमारे यहाँ अगर आप देखिएगा तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में जब चाहे कोई सरकार फंडामेंटल राइट्स को उलट पुलट देगा। हमारे यहाँ भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, ठीक ना, हम उसकी भी चर्चा करेंगे अभी। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि अमेरिका के संविधान के साथ भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स को, तो अमेरिका के संविधान के फंडामेंटल राइट्स स्पेशल प्रोटेक्शन में है, उनको विशेष संरक्षण प्राप्त है। तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो उतने संरक्षणीय नहीं है अमेरिका की तुलना में, ये असीमित नहीं है, कई सारे आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। जैसे मसलन आप पॉइंट्स को समझिए, उदाहरणों से समझिए। जैसे आप देखिए आर्टिकल 19 का 19 का ए में आपको क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं 19 में। जैसे आप देखते हैं 19A का A, B, C, इस तरह से आप जब देखते हैं कहीं भी निर्बाधित घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, ठीक ना, हमको कुछ भी बोलने का हक है, ठीक है, हम संघ बनाने का हमको हक है, ठीक है। लेकिन 19(2) में जब आप 19(1) को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको स्वतंत्रता दिखाई पड़ेगी। 19(2) में आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि युक्ति युक्त निर्बंधन जो है वो किस अनुच्छेद में लगाए गए हैं।
तो अनुच्छेद 19(2) आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, जैसे कि आपको मान लेते हैं कहीं भी देश के कहीं भी जा घूमने फिरने की आज़ादी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस एरिया में जाके भी पहुंचेंगे जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है। जैसे मान लेते हैं कुछ जंगल है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। अब कोई मतलब सरकार के ऐसे जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो पब्लिक प्लेस नहीं है, जहाँ पे आम लोगों की आवाजाही नहीं है, आप कहिएगा हम इस देश के नागरिक हैं, हमको फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो बात ऐसी नहीं है। उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आपको बोलने का अधिकार है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बात के द्वारा किसी भी माध्यम से जो है वो कुछ ऐसा अभिव्यक्त करेंगे जो दूसरे की मान हानि करेगी या हिंसा उत्पन्न करेगा, दंगा उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये आज़ादी नहीं दी गई हमारे संविधान के द्वारा। आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सरकार का जो है वो राष्ट्रद्रोह में शामिल हो, आप देश के खिलाफ कोई कार्य करे या किसी व्यक्ति के मान हानि करे, तो हमको ये राइट्स नहीं प्राप्त है। तो आप देखिएगा अनुच्छेद 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की गई है। उसी तरह आप देखिए आपातकाल के दौरान, आपातकाल आप लोग पढ़ेंगे, आपातकाल को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे आपातकाल, इमरजेंसी। तो मूलतः आप 3 आर्टिकल देखेंगे हमारे संविधान में। 3 आपात की बात की गई। आर्टिकल जो है 352 है, आर्टिकल 356 है और आर्टिकल 360 है। अनुच्छेद 352 है, 356 है और 360 है। यहाँ पे आप देखिएगा राष्ट्रीय आपात है, ये राज्य आपात है और ये वित्तीय आपात है। ये अलग एक चैप्टर है जहां पे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं केवल कि जो आपातकाल है, जो जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, 352 लगता है किसी भी, जैसे मान लेते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, तो वहां उस समय क्या हुआ कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो राष्ट्रीय आपात के समय जो है वो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपको हमने क्या कहा कि हमारे मौलिक अधिकार असीमित नहीं, मतलब इसको प्रोटेक्शन मिला है, संरक्षण मिला है, जो हम आगे देखेंगे, लेकिन उसमें कमी किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसको निलंबित किया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है। और ये सारे चीज, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो केवल और केवल ये अधिकार देश की संसद को प्राप्त है। किसी भी तरह का मौलिक अधिकार में किसी भी तरह की परिवर्तन करने की शक्ति इस देश के संसद को ही प्राप्त है। तो आपातकाल के दौरान जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है, आर्टिकल 352 लगती है, तो देखिएगा राष्ट्रीय आपात की घोषणा होते ही एक आर्टिकल है 368, ये एक्टिव हो जाती है। और जब आर्टिकल 358 माने 58 ज्यों ही 358 ज्यों ही एक्टिव होगी, तो आपातकाल के दौरान आपके मौलिक अधिकार जो है स्वतः निलंबित हो जाएंगे। कौन से मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे, तो अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से न समझेंगे तो निश्चित रूप से आपसे गलती हो जाएगी। देखिए जब आपातकाल लगते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। क्या ये स्वतः निलंबित हो जाता है, तो सारे फंडामेंटल राइट्स स्वतः निलंबित नहीं होते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स निलंबित हो ही नहीं सकते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स स्वतः निलंबित हो जाते हैं। तो इसको समझना है बारीकी से। जब आपको आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी तो उसके साथ ही आर्टिकल 358 358 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। और 358 एक्टिव हुआ तो आर्टिकल 19 गया। आर्टिकल 19 के तहत जो हमको राइट्स मिले हुए हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपको गायब हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है, तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 19 को, जैसे आप देखिएगा जब हम 352 को पढ़ेंगे, अनुच्छेद 352 को पढ़ेंगे, तो 352 कैसे लगता है, ये युद्ध के समय में, युद्ध
एवं बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण और साथ ही साथ क्या, सशस्त्र विद्रोह। अगर देश में कहीं पे सशस्त्र विद्रोह हो गया है, सशस्त्र विद्रोह, तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। एक आधार तो हो गया युद्ध और बाहरी आक्रमण, और दूसरा आधार हो गया सशस्त्र विद्रोह। अब यहाँ पे बहुत ही बारीक चीज है कि अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण हुआ है और तब जो आर्टिकल 352 एक्टिव है, अगर आपातकाल की घोषणा की गई है तो 19 चला जाएगा, 19 निलंबित हो जाएगा। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। और ये पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ये प्रश्न। अगर आप इन पेचीदगियों को पॉलिटिकल साइंस में नहीं ढंग से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से अभी जिस तरह के ट्रेंड हैं पॉलिटिकल साइंस में प्रश्नों के पूछने का, वो आपको उलझा दिया जाएगा। कौन सा आर्टिकल स्वतः निलंबित होता, 19 निलंबित होता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अगर राष्ट्रीय आपात लगता है तो वैसे कंडीशन में 19 निलंबित नहीं होगा। और 19 को निलंबित करने के लिए कौन सा आर्टिकल काम करता है, 358, 358। 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकते। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा जो आर्टिकल है उसे निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है, जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है, गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है हमारी, 20 और 21 को ये निलंबित नहीं हो सकता, निलंबित नहीं हो सकता। आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल रद्द नहीं हो सकते, कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 20-21 निलंबित नहीं होते हैं। 19 स्वतः चला गया, 20-21 निलंबित हो ही नहीं सकता। और जो शेष आर्टिकल बचे, जो अन्य अनुच्छेद है, अगर उसे निलंबित करने की आवश्यकता है तो अनुच्छेद 359 के तहत, महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो है वो एक घोषणा करेगा, ठीक ना। और इस आर्टिकल का प्रयोग करके अन्य जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसको कम या अस्थायी रूप से, हमेशा के लिए नहीं, अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं। अस्थायी निलंबन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं, ठीक ना। और जब आपातकाल हटाया जाएगा तो फिर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहाल हो जाते हैं। तो कई सारी पेचीदगियां हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपात के समय हमारे फंडामेंटल राइट्स निलंबित होते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय, ठीक ना, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात में नहीं। ये नहीं कि आर्टिकल 356 लगा जहां पे आप देखते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होती है तो उससे हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 352 जिसको हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कटौती हो जाती है। मसलन अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पे हो, युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पे हो, तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पे होते हैं तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होंगे, स्वतः निलंबन नहीं होगा उसका। अनुच्छेद 20 और 21 ये दो ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। और शेष आर्टिकल अगर निलंबित करने हैं तो वैसे कंडीशन में अनुच्छेद 359 के प्रयोग से, राष्ट्रपति के आदेश से उसको अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से उन अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ठीक ना। और जब आपातकाल हटेगा तो वो अधिकार नागरिकों के पुनः बहाल हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले हमने देखा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(2) में देखा, अनुच्छेद 352 को देखे राष्ट्रीय आपात के समय। उसके अलावा कुछ और कंडीशन है जहां पे आपको आपके अधिकारों से वंचित किए जा सकते हैं। जैसे हम आर्टिकल 33 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 34 को पढ़ेंगे। जब आर्टिकल 33 को पढ़िएगा तो संसद को यह अधिकार दिया गया कि कुछ सशस्त्र बल जो है, सेना के जवान जो है, कुछ पुलिस बल जो है, ठीक ना, खुफिया
जो एजेंसियां हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, उनके राइट्स छीन लिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उनमें अनुशासन बनी रहे, देश की एकता बनी रहे। अब जो पुलिस बल है, बीएसएफ के जवान है, ठीक ना, जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, कभी मान लेते हैं कि उनको किसी मिशन पे जाना पड़ा, उनकी मोबाइल जब्त कर ली जाती है, वो कोई उनको बोलने की आज़ादी नहीं होती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई सूचना लीक हो कर सकते हैं वो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कि अनुच्छेद 33 जो है 33 जो है वो भारत के संसद को ये अधिकार देता है कि सशस्त्र सीमा बल जो है, सशस्त्र बल जो है, पुलिस बल जो है, या फिर जो खुफिया एजेंसी है वगैरह हैं, इनके कुछ मौलिक अधिकार पर युक्त रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाया जा सके। ये संसद वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। और ये अधिकार हमने पहले ही कहा है कि कोई भी परिवर्तन फंडामेंटल राइट्स में होते हैं तो ये अधिकार केवल भारत के संसद को प्राप्त है। उसी तरह आप देखेंगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि इसमें जहां पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे कोई मार्शल लॉ लागू है, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे विशेष कुछ कानून होते हैं, जैसे अपसफा है। अब जैसे असम के कुछ क्षेत्रों में अपसफा लगा हुआ है, तो वहां के लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे कंडीशन में भी मतलब अनुच्छेद 34 के तहत भी कुछ विशेष कानूनों के, विशेष सैन्य कानूनों के या मार्शल लॉ की स्थिति में उस क्षेत्र के लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स निलंबित किए जा सकते हैं। तो अब ये बात समझ में आ रही होगी कि हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हमको संविधान के द्वारा मिला हुआ है, वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो असीमित नहीं है। इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, उसको निलंबित किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, जो हम आगे देखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, तो यह आप बात ध्यान पे रखेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। और क्या विशेषता है मौलिक अधिकार की? तो मौलिक अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। मतलब आपसे विकल्प पूछे जाते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी प्रकृति नकारात्मक है, नकारात्मक है, उसकी प्रकृति निषेधात्मक है, निगेटिव सेंस है। क्योंकि आपको हम बता दें कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। अब राज्य के विरुद्ध का मतलब, इसका आप उल्टा सेंस नहीं समझेंगे। राज्य के विरुद्ध का यह मतलब नहीं होगा कि हम राष्ट्र के विरुद्ध में कोई काम करेंगे। दरअसल ये वो अधिकार हैं जो राष्ट्र को, राज्य को किसी भी तरह का कोई मतलब असंवैधानिक कृत्य करने से या लोगों के उनके राइट्स से वंचित करने से रोकता है। जैसे आप किसी भी आर्टिकल्स को देखेंगे, जैसे आप समता के अधिकार की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, राज्य ऐसा नहीं करेगा। राज्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है वो धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जो नहीं 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 देखते हैं, ये है नकारात्मक प्रवृत्ति, ये है निषेधात्मक प्रवृत्ति। तो हमारे देश के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? मौलिक अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। मतलब ये जो है वो सरकार के खिलाफ उपलब्ध है। हालांकि कुछ ऐसे भी आपको देखिएगा कि राइट्स हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। कुछ राइट्स जो हैं वो सरकार के विरुद्ध हैं और कुछ ऐसे राइट्स हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध भी हैं। जैसे सपोज दैट आप 15(1) में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं 15(1) में कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और अधिवास, ये 5 आधार हैं कि इसके आधार पे सरकार लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। वहीं आप 15(2) को पढ़िए, तो 15(2) में है कि जाति, धर्म, जन्मस्थान, लिंग और अधिवास के आधार पे कोई व्यक्ति भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य तो नहीं ही करेगा, अगर कोई व्यक्ति भी भेदभाव करता है जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, तो ये दंडनीय अपराध है। जैसे मान लेते हैं कि किसी आप पब्लिक प्लेस में गए, किसी पार्क में हैं आप,
किसी सार्वजनिक जगह पे हैं आप, ठीक ना, किसी मैदान में आप हैं, आप किसी एक सड़क पर है, एक सार्वजनिक सड़क पर है, आप बस में है, ट्रेन में है, तो जो भी पब्लिक पैलेस है वहां पर कोई अगर आपके साथ भेदभाव करता है, कोई व्यक्ति भी जो है वो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ये 15(2) में अंकित है। 15(1) में राज्य ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) में अगर आप देखते हैं तो व्यक्ति भी भेदभाव नहीं करेगा। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों के खिलाफ भी हमको उपलब्ध है, और कुछ ऐसे हैं जो किसके खिलाफ उपलब्ध है, मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ उपलब्ध है, ठीक ना। और जैसे 15(2), जैसे आप देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब आर्टिकल 17 को पढ़िएगा तो आर्टिकल 17 क्या, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी राज्य कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो अस्पृश्यता को बढ़ावा दे, छुआछूत को बढ़ावा दे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राज्य नहीं करेगा, व्यक्ति करेगा, व्यक्ति भी नहीं करेगा। व्यक्ति भी किसी के साथ अगर छुआछूत कर रहा है, अस्पृश्यता दिखा रहा है, तो यह दंडनीय अपराध होगा, ये मौलिक अधिकारों का हनन होगा। मतलब व्यक्ति भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है किसी के साथ, तो ये व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रोटेक्शन है हमको मिला हुआ। कोई व्यक्ति हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक ना। 15(2) आप देखें, अनुच्छेद 17 को देखिए, अनुच्छेद 23 है, 24 है। 23 में क्या है, 23 में आप देखेंगे कि बलात् श्रम है, बेगार में काम लेना। तो ऐसा सरकार नहीं करेगी। सरकार अगर हमसे काम लेगी तो बदले में पैसा देगी, उसके ये नहीं कि अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी नहीं है तो हमसे काम नहीं ले सकते हैं आप। उसी तरह व्यक्ति विशेष भी, कोई व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति ही हो, निजी या संस्था है, कोई आपको कोई कंपनी है, कोई निगम है, कोई उद्योग धंधे है, वो भी आपसे जबरन वर्क नहीं करवा सकते हैं। और अगर आपसे वर्क करा रहे हैं तो आपको उसका जो पारिश्रमिक है उचित वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपसे बेकार में काम ले लेंगे उसके बाद आपको पैसा नहीं देंगे। तो अगर आप आर्टिकल 23 को देखते हैं तो क्या है, ये हमें व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। हम आर्टिकल 24 की बात करें, इसमें क्या है, बाल श्रम। सरकार बाल श्रम निषेध करती है, बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में कानून बनाती है। सरकार बच्चों से श्रम नहीं लेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि अन्य लोग बच्चों से श्रम करवाएंगे, व्यक्ति भी नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो प्राय सरकार के, आपको देखिएगा कि निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, और कुछ ऐसे भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। समझ पा रहे होंगे। कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। आगे आते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, जो अभी हमने जिक्र किया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो निषेधात्मक है। राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य जो है वो विधि के समक्ष समता का पालन करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ठीक ना। जन्म, जाति, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, छुआछूत के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेगा, तो वो निषेधात्मक प्रवृत्ति क्या है, ठीक ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे सारे आर्टिकल्स, अनुच्छेद जो है वो निषेधात्मक प्रकृति के हैं। हमारे संविधान के अधिकांश जो आर्टिकल है वो निषेधात्मक ही है, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। तो जब फ्लैट वे में आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की प्रकृति है तो नकारात्मक है। लेकिन कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, और इसको ध्यान पे रखना जरूरी है आपको, क्योंकि जब आप अपर लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होंगे वहां पे जब आप होंगे तो आप फंस जाएंगे ऐसे में। तो ध्यान रखेंगे, जैसे आप देखिए कि कुछ सकारात्मक प्रकृति के मौलिक अधिकार, जैसे आप देखते हैं अनुच्छेद 19, क्या है ये अनुच्छेद 19 के बारे हमने अभी भी चर्चा किया, हालांकि 19 पे बहुत लंबी चौड़ी चर्चा होगी, लेकिन अनुच्छेद क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक ना। तो ये सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं कि लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। आप जैसे क्या देखते हैं 25 से 28, ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये एक तरह से क्या है, एक सकारात्मक प्रकृति के। तो ये हम कुछ उदाहरण ध्यान पे रखेंगे कि ये अधिकार जो है ये सकारात्मक प्रवृत्ति के, अन्यथा अधिकांश फंडामेंटल राइट्स जो है वो निषेधात्मक है, नकारात्मक प्रवृत्ति के। दूसरी बात है कि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, अर्थात ये न्यायोचित है, वाद योग्य है। मतलब प्रवर्तनीय का मतलब होता है इन्फोर्सेबल, हमारे
देश के संविधान ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हमने कहा था कि हमारे देश की मौलिक अधिकार संरक्षणीय है, मौलिक अधिकार संरक्षणीय है, इनको संरक्षण मिला हुआ है, ठीक ना। हमारे देश के मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, स्वतः लागू है। आपको पूछे जा सकते हैं देश के मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार स्वतः लागू है, स्वतः लागू है। अब समझने की कोशिश कीजिए, शब्दों को समझना बहुत ही बारीक बात है। मौलिक अधिकार जो है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, वो हमें सरकार नहीं देती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स राज्य नहीं हमको दे रही है, एकदम ध्यान से समझना है। हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो राज्य ने नहीं दिया, वो संविधान ने दिया है। हमारे फंडामेंटल राइट्स राज्य की कृपा नहीं है, वो संविधान प्रदत्त है, स्वतः लागू है। ऐसा नहीं कि राज्य उसको लागू करेगी। जो भी हमारे राइट्स हैं भाग 3 में, जो हमारे संविधान के भाग 3 में जो हमारे राइट्स हमें प्राप्त हैं, वो सारे अधिकार, ऐसा नहीं कि वो अधिकार हमें राज्य ने प्रदान किया, वो अधिकार संविधान ने प्रदान किया, इसीलिए वो स्वतः लागू है, उसको लागू करने की आवश्यकता नहीं है। वो इन्फोर्सेबल है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं प्रवर्तनीय है। और दूसरी बात हम क्या बोले कि वो संरक्षणीय है, उसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर राज्य या कोई व्यक्ति, कोई निजी संस्था हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता है तो वैसी स्थिति में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप अगर किसी अन्य मसले को देखेंगे तो सीधे हाई कोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट आपके मसलों की सुनवाई नहीं करता है। मामला मौलिक अधिकारों का है, मौलिक अधिकारों के हनन का है, तो हम अगर एक पोस्ट कार्ड भी न्यायालय को भेज देते हैं, ठीक ना, जहां पे हमारे मौलिक अधिकार के हनन की बात होगी तो अदालत सुनेगी। तो मतलब मौलिक अधिकार संरक्षणीय है, उसको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता। तो जैसे आपसे पूछा जाता है संविधान का संरक्षण करता कौन है, संविधान को प्रोटेक्शन कौन प्रदान करता है? संविधान का संरक्षण करता ये सुप्रीम कोर्ट है। हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण करता सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट गारंटी देती है हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण की, और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये हमें गारंटी देता है कि ये हमारे मौलिक अधिकार संरक्षणीय रहेंगे। दूसरी कंडीशन, अगर हम हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब हम आर्टिकल 32 को पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है जहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आप यूं एक लाइन अभी समझ सकते हैं कि संविधान निर्मात्री जो सभा थी, जो संविधान सभा हमारी बनाई गई थी, उसकी एक सबसे महत्वपूर्ण कमिटी जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के जो चेयरपर्सन थे, उसके जो अध्यक्ष थे, वो थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान का आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, उसको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसको खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा बता रहे हैं, ये ठीक ना। और उन्होंने इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे, जब यहाँ पे हम 5 तरह के रीड पढ़ेंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें बाबा साहब की जो दिमाग की झलक दिखेगी कि आखिर उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कितना बेहतरीन वर्क किया, कितना बढ़िया उन्होंने काम किया है। वो आपको अनुच्छेद 32 को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे रीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये संरक्षणीय है। यहीं पे हम एक चीज आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कैसे हमको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दूसरी बात आप देखिए कि हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे
फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स में किसी भी तरह का परिवर्तन कौन करता है? इसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को है। अब इसका क्या मतलब है कि जब मर्जी संसद हमारे फंडामेंटल राइट्स को बदल देगा, कमी कर देंगे, निलंबित कर देंगे? बात ऐसी भी नहीं है। अब अमेरिका के संविधान से तुलना करें तो निश्चित रूप से अमेरिका के संविधान में वहां जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन है, उसमें तब्दीली न के बराबर है। हमारे देश में तब्दीली होती है, लेकिन इसके लिए भी क्या है कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान संशोधन आप लोग पढ़ेंगे, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और जब आप पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकारों में, अगर मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करना है, कोई कमी करना है, हटाना है, किसी भी तरह की कोई परिवर्तन करनी है, तो वो संविधान संशोधन के जरिए ही संभव है। और वो संविधान संशोधन ऐसे नहीं, विशेष बहुमत से। वो संविधान संशोधन कैसे होना चाहिए? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब हो गया 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से। और आप जानते ही हैं कि जब अनुच्छेद 368 का यूज होता है तो ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। आर्टिकल 108 प्रभावी नहीं होगा, अलग अलग पारित कराना पड़ेगा। लोकसभा में अलग 2/3 बहुमत से और राज्यसभा में अलग। मतलब यहाँ पर ज्वाइंट सेशन जो है, संयुक्त अधिवेशन नहीं होते हैं, संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। तो अगर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? विशेष बहुमत से परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात कि ये परिवर्तन जो है ये क्या है? ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। न्यायिक समीक्षा के, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, इसका ये मतलब हुआ कि ये परिवर्तन, इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, इस पर जुडिशरी रिव्यू होगा। अगर अदालत को लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि लोगों के मौलिक अधिकार में नकारात्मक परिवर्तन किए गए हैं, ये परिवर्तन संविधान के मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा को प्रभावित करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर सकता है। मतलब संसद को अधिकार जरूर प्रदान है, लेकिन संसद उसमें कोई ऐसी कटौती नहीं कर सकती है जिससे संविधान के मूल ढांचा को छेड़छाड़ किया जाए, मूल ढांचा प्रभावित हो। आपको याद होगा केशवानंद भारती जजमेंट जो है, आपको 1973, 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। भारत के पूरे न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण केस है ये केशवानंद भारती केस। हम एक विस्तृत क्लास इस पे आप लोगों को बताएंगे। तो वहां पे संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया और मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचा का हिस्सा है। इसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जिससे संविधान के मूल ढांचा में कोई परिवर्तन हो। आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान करता है कि अगर कोई भी विधि उस अतिक्रमण करेगा तो उस विधि के उतने हिस्से को हटा दिया जाएगा या पूरे विधि को भी निरस्त किया जा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे देश में जो संविधान प्रदत्त जो फंडामेंटल राइट्स है वो संरक्षणीय है, उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, उसकी सुरक्षा की गारंटी खुद सुप्रीम कोर्ट देता है। संसद परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो परिवर्तन विशेष बहुमत से ही होगा, ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। उसमें किसी भी तरह की नकारात्मक परिवर्तन जो मौलिक ढांचा को प्रभावित करे, ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं बात को? आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, मतलब ये बात अभी हमने यही कहा कि मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है। मतलब ये जो आपको अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार आपसे लिए जा सकते हैं। हमने अभी इसी बात की जिक्र किया है कि मौलिक अधिकार जो है हमारे वो अस्थायी नहीं है। संविधान संशोधन के जरिए, अनुच्छेद 368 के जरिए उसमें कटौती किया जा सकता है,
उसको बढ़ाया भी जा सकता है, उसको निलंबित भी किया जा सकता है, उसको हटाया भी जा सकता है, लेकिन यह अनुच्छेद 368 के तहत होगा, विशेष बहुमत से होगा, न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जिससे संविधान के मूल ढांचे को कोई प्रभाव पड़े, ठीक ना। और ये काम केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलिक अधिकार की सीमाएं। तो अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी क्या सीमाएं है, किस आधार पर हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि इसकी व्यापक सीमाएं हैं। व्यापक सीमाएं जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि एक हाथ से हमें मौलिक अधिकार दिए गए, हालांकि उतनी सहजता से हमसे छीने नहीं जा सकते, फिर भी उसके लिमिटेशंस हैं, वो असीमित नहीं है। हमारे देश में जैसे अमेरिका के लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं वो असीमित हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, और जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने भी जा सकते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल आपको हम बताएंगे कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान से हटा दिया गया। दूसरी बात आई है कि कोई सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं है। अब ये महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पहले ही कहा है कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। व्यक्ति के जो राजनीतिक उद्देश्य है उसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करते हैं। इसकी पूर्ति कौन करेगा? टीपीएसपी, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, राज्य के नीति निर्देशक। तीसरी बात आई है कि अस्पष्टता का अभाव है। अस्पष्टता के अभाव का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका कि ढंग से व्याख्या नहीं किया गया, उन शब्दों के बारे में इतनी स्पष्टता के साथ नहीं बताया गया है, इसीलिए वाद विवाद बहुत होते हैं। और आपको पता होगा कि भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो उसका यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मौलिक अधिकार के संदर्भ में भी कि हमारे जो राइट्स हैं उसको लेकर स्पष्टता का अभाव दिखता है संविधान में, और इसलिए भारतीय संविधान को जो है वो वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। अस्थायित्व का अभाव। अस्थायित्व का अभाव फिर वही चीज है कि ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अस्थायी नहीं है, उसको हटाया जा सकता है, निलंबित भी किया जा सकता है। जैसे आपको हम बताए थे आपातकाल के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो निलंबित हो जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं कि एक आलोचना है। दूसरी बात है कि कहने के लिए तो कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, लेकिन इस हकीकत से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता है कि आज भी आम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच या हाई कोर्ट तक पहुंच मुश्किल है। और अगर आप देखें कि कितने लोगों ने आज तक आर्टिकल 32 का यूज किया है, आप ऐसे लोगों को ढूंढिए तो पता चलेगा, न मिलेगा आपके जीवन में, सामान्यतः जीवन में। जो कुछ एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं वही सब इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आज भी आम जनमानस जो है, आम जनता जो है, वो आपको रीट का प्रयोग या जो आर्टिकल 32 के तहत जो आपको एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है, उसका प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाना, हाई कोर्ट तक जाना काफ़ी एक खर्चीली व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को एक सामान्य नागरिक जो है, सिटीजन जो है, वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये महंगी उपचार है, ठीक ना। कहने के लिए हमें प्रोटेक्शन है, लेकिन दूसरी बात आई है कि ये निवारक निरोध जो हम देखेंगे, इसको हम फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल में भी देखेंगे। आइवर जेनिंग्स का ये कथन है कि भारतीय संविधान के जो आपको फंडामेंटल राइट्स है या उसके कोई स्थापित प्रतिमान नहीं है, ठीक ना। तो ये भी आपको भारतीय संविधान के आलोचना का एक, या आप कह लीजिए कि भारत के संविधान के भाग 3 में जो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आप उसकी सीमाएं कह सकते हैं, उसके डिमेरिट्स कह सकते हैं, उसकी आलोचना में एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। मौलिक अधिकार के क्या महत्व है, यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे बन सकते हैं। पहली बात कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं, डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है। ये व्यक्ति की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं। देखिए, एक चीज पूछा जाता है कि मूल क्यों है हमारे संविधान में, फंडामेंटल राइट्स को मूल क्यों कहा जाता है? तो मूल इसलिए कहा जाता है कि एक तो ये संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण है, संविधान के में
व्यक्तियों के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो व्यक्तियों के दृष्टिकोण से ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है कि ये व्यक्ति के नैतिक, व्यक्ति के बौद्धिक, ठीक ना, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये व्यक्ति की भौतिक नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति को उत्पन्न करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो अधिकार है ये निजी व्यक्तिक अधिकार को महत्व देते हैं, जबकि डीपीएसपी क्या है? सामुदायिक अधिकार को महत्व देते हैं। हमारे निजी क्या अधिकार है, हम उस राइट्स को लेके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार ये प्रीलिम्स में पूछे गए कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक है, न कि सामूहिक स्वतंत्रता के। या देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं, आसान चीज है। अल्पसंख्यकों के और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। आप सोच के देखिएगा कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, धर्म के आधार पे दो हिस्से बनाए गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। लेकिन हमारे देश के मुसलमानों ने भारत में रहना स्वीकार किया। अधिकांश मुसलमानों ने भारत में रहना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हमने अपने देश के संविधान के द्वारा अल्पसंख्यकों के भी अधिकार को सुनिश्चित किया। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमने यहाँ के पिछड़े लोगों को भी राइट्स दिया, हमने यहाँ के वंचित तबके को भी ध्यान में रखा। और आप देखें वहीं पाकिस्तान के संविधान में ऐसे कुछ विशेष प्रोटेक्शन नहीं मिले। आज देखिए उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, वो पिछड़ गए। लेकिन हमारे देश के संविधान में अगर आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार क्या करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, पिछड़ों के हितों की सुरक्षा करता है, महिलाओं के हितों की सुरक्षा करता है। तो आप कई तरह से इसमें कई सारी खूबियां आप देख सकते हैं। भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि जो हम जान रहे हैं, कहां से कहां तक? 25 से 28 तक पढ़ेंगे हम लोग कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। सरकार के शासन को पूर्णता से नियंत्रित करते हैं। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं, चाहे वो अस्पृश्यता का उन्मूलन होगा या जैसे आप देखेंगे लोक नियोजन व्यवसाय की क्षमता है। आरक्षण का प्रावधान किया गया है 16(4) में, 15(4) में, 16(6) में, 15(6) में। तो आप उसको भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज क्या है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। व्यक्तिगत सम्मान को भी बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। यह सिंपल चीज है। एक आखिरी पॉइंट को हम लोग, जो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जान ही रहे हैं, कि भारत के मूल संविधान में 7 अधिकार हमको प्रदान किए गए थे। जो अधिकार जो है, समता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29-30 में। आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित करता था, इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 अनुच्छेद 31 को ये निरस्त कर दिया गया। यानी संपत्ति के अधिकार को, जो कि एक क्या था, फंडामेंटल राइट्स था, मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार को अब निरस्त कर दिया गया है। और इसको क्या बना दिया गया है? इसको मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया है, लीगल राइट जिसको कहते हैं। और इसका जिक्र आपको कहाँ मिलेगा? 300 के क में मिलेगा, अनुच्छेद 300 के क में मिलेगा। तो मतलब कि ये जो हमारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको 44वां, एक और आपको 19 के F, ये आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 19 के F में भी संपत्ति के अधिकार का जिक्र था। तो इस दोनों को हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा कानूनी अधिकार है, ये हमारा विधिक अधिकार है, जिसको हम लीगल राइट कहते हैं। ठीक ना? संपत्ति हम अर्जित कर सकते हैं, संपत्ति हम रख सकते हैं, ठीक ना? लेकिन ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य को जरूरत पड़ेगा तो आपसे संपत्ति ले सकती है, इसके बदले में आपको उससे जो कंपनसेशन होगा, जो मुआवजा जिसको आप लोग सामान्य शब्दों में कहिए, वो दे सकते हैं। और जो बच गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो मूल संविधान में 7 अधिकार, वर्तमान समय में कुल 6 अधिकार है। इन तमाम अधिकारों के बारे में हम लोग अगले क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के इस क्लास को यहीं पे छोड़ रहे हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और
इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।